इंस्पेक्टर करण अपनी ड्यूटी खत्म कर घर जा रहे थे। दिन भर थाने में काम करके रात को घर जाते वक्त जब वो अपनी गाड़ी में रेडियो पर पुराने गीत सुनते, उनकी सारी थकान कहीं दूर हो जाती। बारिश के इस मौसम में खिड़की खुली रख हल्की हल्की बूंदे और ठंडी हवा का मजा लेते हुए उन्होंने अपनी बीवी शांति को फोन लगाया। दिन भर की बातें चल ही रही थी कि शांति ने कहा, करण जल्दी आना घर पे, मुझे डर सा लग रहा है। इस पर करण ने जवाब देते हुए कहा, तुम डरो मत, खाना गर्म करके रखना, मैं कुछ ही देर में घर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने फ़ोन कट किया। जैसे ही वो अपना फ़ोन जेब में रखने जा रहा था कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। करण को लगा कि शांति का ही फ़ोन होगा, तो उसने बिना नंबर देखे ही फ़ोन उठाया और कहा, शांति तुम डरो मत। इतना कहा ही था कि फ़ोन के दूसरे तरफ से एक औरत की आवाज़ आई, मुझे बचा लीजिए वरना वो आदमी मुझे मार देगा। करण ने कान से फ़ोन हटाया और देखा कि कोई अनजान नंबर था वो। करण ने उस अनजान औरत से उसके घर का पता पूछा और उसी दिशा में अपनी गाड़ी दौड़ाने लगा। जिस जगह उसे पहुंचना था वहाँ काफ़ी कम लोग रहते, क्योंकि उस जगह की कुछ ही दूरी से एक घना जंगल शुरू होता। करण अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर चलाने लगा। बारिश की बूंदें अब तेजी से गाड़ी के कांच पर टकराने लगी। करण ने उन बूंदों से बचने के लिए खिड़की लगाई और रेडियो भी बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटे से बंगले के अलावा दूर दूर तक और कोई घर नहीं था। उसे वहाँ काफ़ी अजीब लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस जगह पर पहले भी आ चुका है। आंगन से दरवाजे की तरफ चलते हुए करण ने फ़ोन लगाकर 2 हवलदार को वहाँ जल्द से जल्द पहुँचने के लिए कहा। दरवाज़ा कुछ कदमों की दूरी पर ही था कि तभी उसे कांच पर जोर जोर से हाथ मारने की आवाज़ आई। करण ने पहली मंजिल की तरफ देखा तो वहाँ एक औरत अंधेरे में खिड़की पर दोनों हाथों से तेजी से मार रही थी। अंधेरे के वजह से बस एक इंसानी साया नजर आ रहा था वहाँ पर। करण ने सोचा कि चोर घुस गया होगा अंदर और किसी को उसके मदद की ज़रूरत है, इसलिए उसने अपनी पिस्तौल निकाली और सावधानी से उस घर के अंदर चला आया। करण ने हर तरफ देखा तो सामान कहीं भी बिखरा हुआ नहीं था। समय न गंवाते हुए वो सावधानी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा ताकि दूसरी मंजिल पर वो उस औरत तक पहुंच सके। पर तभी अचानक बाहर जोरदार बिजली कड़की और पूरी घर की लाइट बुझ गई। अंधेरे में ही किसी तरह जब वो ऊपर एक कमरे के बाहर पहुंचा, उसे काफ़ी बदबू आने लगी वहाँ, जैसे कोई चीज सड़ी हो। तभी उसके सामने वाले कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब करण ने दोनों हाथों से पिस्तौल ऊपर थामी और धीरे से कमरे के दरवाजे को धकेला। उस कमरे के कोने में एक औरत अपना सर घुटनों के बीच रखे रोई जा रही थी। क्या तुम ठीक हो? करण ने पूछा, पर उस औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी पिस्तौल नीचे करते हुए अब वो उस औरत के नज़दीक जाने लगा। पास पहुंचकर उसने आगे झुककर उस औरत के कंधे पर हाथ रख फिर से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उस औरत ने तेजी से अपना सर ऊपर उठाया, जिससे करण ने 2 कदम पीछे कर लिए। अंधेरा होने की वजह से चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। करण ने उसका नाम पूछा तो उसने कविता बताया। तुम रो क्यों रही हो? करण ने पूछा। मुझे वो आदमी मार देगा, बस इतना कहकर उस औरत ने जवाब दिया। अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहकर करण ने कविता का डर कम करने की कोशिश की। घर में उजाला करने के लिए करण ने मोमबत्तियाँ कहाँ हैं पूछा तो कविता ने बस हाथों से कमरे में रखे एक अलमारी की तरफ इशारा किया। करण को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि कविता ज़्यादा बात नहीं कर रही थी और घर पर भी ऐसा कोई नहीं था जिससे वो डर जाए। अलमारी की तरफ जाकर ड्रॉवर में रखी मोमबत्तियों को निकाला और अपने जेब में रखे माचिस की मदद से उसे जलाया। मोमबत्ती को जलाकर जैसे ही वो पीछे कविता को देखने के लिए मुड़ा तो वहाँ वो नहीं थी। इतनी थोड़ी सी देर में वो कहाँ चली गई, बस यही सोचने लगा कि तभी उसे कमरे के बाहर से फिर रोने की आवाज़ आने लगी। मोमबत्ती को लेकर ही वो उस कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि सामने सीढ़ियों पर कविता बैठी थी, जिससे बस अंधेरे में उसकी पीठ नजर आ रही थी। करण धीमे कदमों से कविता के पास जाने लगा। पास पहुंचकर उसने जो देखा
वैसा नज़ारा उसने अपने 5 साल की पुलिस की नौकरी में कभी नहीं देखा था। कविता का चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था और वो मुस्कुराते हुए करण को देख रही थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, जैसे किसी ने भारी चीज से कुचला हो। कविता अब एक ही वाक्य बार बार दोहरा रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये सुनकर करण को एक घटना याद आई, जिससे उसके पसीने छूटने लगे। उसे याद आया कि करीब 5 साल पहले जब वो अपने दोस्त की शादी अटेंड कर लौट रहा था नशे में, तब ठीक इसी बंगले के बाहर एक एक्सीडेंट में उसने एक औरत को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी। बाहर उतरकर उसने देखा कि उस औरत के सर से काफी खून बह रहा था। करण को लगा कि वो औरत मर चुकी है और वो काफी डर गया। उसने सोचा कि इस लाश को कहीं दफना कर वो वहां से भाग जाएगा। उस शरीर को खींचते हुए उसने इसी बंगले के बगीचे में उसे लाया और दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा कि तभी उसे आवाज आई, मुझे मत मारो। करण ने देखा कि वो औरत की मृत्यु नहीं हुई थी, वो तब भी जिंदा थी, पर अगर उसे बचा लिया तो पुलिस केस होगा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस औरत के सर पर फेंक मारा, जिससे वो मर गई। और वो औरत और कोई नहीं बल्कि यही कविता थी, जिसके साथ करण इस बंगले में था। कविता अब क्रोधित नजरों से करण की तरफ बढ़ने लगी और वो अपनी जिंदगी की भीख उसी तरह मांग रहा था जिस तरह कविता ने उस वक्त मांगी थी। कुछ देर बाद वो 2 हवलदार उस बंगले में पहुंचे जिन्हें करण ने बुलाया था और उसे फोन लगाने लगे। करण फोन नहीं उठा रहा था, पर फोन के रिंग के आवाज का पीछा करते हुए वो पहले मंजिल के कमरे के अंदर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे वो दंग रह गए। उनके करण सर की लाश वहां पड़ी थी और उनका चेहरा अलमारी गिरने की वजह से कुचला हुआ था।